तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साइकिल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डाइजेशन इन कुछ जानवरों में कैसे डाइजेशन होती है उस बारे में जानेंगे। हमने पार्ट 1 में ह्यूमन डाइजेशन के बारे में जाना था, अब हम एनिमल डाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कैसे डाइजेशन उनमें कैसे होती है। तो हम सबको पता है कि काउस और बफलोज ऐसे एनिमल्स ग्रास खाते हैं। तो सबसे पहले वो उसे स्वेलो कर लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा, उसे च्यू नहीं करते, उसे बस स्वेलो कर लेते हैं। उसके बाद वो जाता है रूमन में। वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जहाँ पर ग्रास पार्शियली डाइजेस्ट होगी बात। और ये पार्शियली डाइजेस्ट ग्रास को हम कहते हैं कड, जो पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास है कड है। तो उसके बाद वो तो ये प्रोसेस रूमिनेशन होता है, और काउस और बफलोस ऐसे एनिमल्स रूमिनेट्स होते हैं। प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रूमिनेशन, और इन एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। उसके बाद वो उसे बाद में च्यू करते हैं, वो बैठ के उसे च्यू करते हैं। वो उस कड को माउथ में स्मॉल स्मॉल लम्प्स, ऐसे मोटे मोटे से छोटे से लम्प्स में उसे वापस वो माउथ में बुलाते हैं और वो च्यू करते हैं उसे। उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है वो ग्रास। तो एक एडिशनल पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रास है वो सेलुलोज में बहुत रिच होती है। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में सेलुलोज होती है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो कुछ रूमिनेंट्स जैसे कैटल, काउस, बफलोज और डियर, इनमें इनके रूमेन में एक बैक्टीरिया होता है जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में हेल्प करता है। कई एनिमल्स और हम ह्यूमंस भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमें वो बैक्टीरिया नहीं है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है सीकम। तो जैसे हॉर्सेस और रैबिट्स एनिमल्स जो हैं उनमें एक बहुत बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है सीकम, जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो जो सेलुलोज होती है यहाँ पर, वो यहाँ पर मेनली डाइजेस्ट होती है सेलुलोज, और जो कई बैक्टीरिया होते हैं तो ये डाइजेस्ट करते हैं, और ये बैक्टीरिया ह्यूमंस में नहीं होते हैं। अब हम लास्ट और नेक्स्ट एनिमल पर आ जाते हैं जो है अमीबा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का। तो जो अमीबा होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। एक ही सेल होता है उसमें, जैसे हम मल्टी सेलुलर क्रिएचर्स है उसमें एक ही सेल सब कुछ मैनेज करता है, एक सेल होता है बस। उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो हम आउटसाइड देख सकते हैं, बाउंड्री सी, और एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसमें यहाँ पर कई ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, और जहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियस के आसपास उस एरिया को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अमीबा अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। उसकी ये सूडोपोड्स होते हैं, सूडोपोडिया जिन्हें हम प्लूरल कहते हैं, जो ऐसे वेवरी सी चीज़ें होती है और ये चेंज होते रहते हैं। तो वो ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। पोडिया मीन्स फीट और सूडो मीन्स फॉल्स। तो क्योंकि ये कहीं पर भी आ सकते हैं, बंद हो सकते हैं, खुल सकते हैं, तो इसलिए इसे सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट कहा जाता है, जिसे मूवमेंट और फूड कैप्चर में हेल्प करता है। तो अमीबा में तो जो अमीबा में डाइजेशन होती है, सबसे पहले सूडोपोडिया हेल्प करता है। जैसे ही अमीबा को फूड दिखा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से खाता है, तो जैसे ही उसे फूड दिखा वो अपना सूडोपोडिया निकाल देगा, पुश आउट कर देगा, खुल जाएगा सूडोपोडिया, और उस जो उसने खाना है उसके आसपास वो सूडोपोडिया खुल जाएगा, उसे ट्रैप कर लेगा, और वहाँ पर एक फूड वैक्यूल अमीबा का, उसमें वो ट्रैप हो जाएगा। फिर उसके बाद फूड वैक्यूल ही सारा काम करता है डाइजेशन का। डाइजेस्टिव जूसेस वो सेक्रेट करता है, ब्रेक करता है फूड को, फूड और एक्ट करता है, एंड वो ब्रेक करता है, और ऐसे ही डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है।
तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए, और जो बाकी रेजिड्यू होता है वो भी सूडोपोडिया से ही फूड वैक्यूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जिससे ह्यूमंस में इतने सारे पार्ट्स होते हैं डाइजेशन के लिए, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, माउथ, ऐसे सब, पर अमीबा में सिर्फ एक ही फूड वैक्यूल होता है। अब हम इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड पर हैं, क्योंकि ये सेकंड पार्ट बहुत ही छोटा था और इसमें हम पूरे चैप्टर का एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं इस 9 मिनट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। सारी डाइजेशन एलिमेंट्री के नाम में होती है। बकल कैविटी, उसके बाद बकल कैविटी में स्टार्च डाइजेस्ट होता है। ईसोफेगस ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, उसमें कुछ डाइजेशन नहीं होती। स्टमक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन हो जाती है कंप्लीट। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन्स, बकल कैविटी में स्टार्च, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो जाती है। तो ये माउथ है, ये ईसोफेगस, ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है, और फिर एनस यहाँ पर, इसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एनस में। तो जो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले इंजेशन जब हम खाते हैं, उसके बाद जो डाइजेशन होती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होती है, वो भी इसका एक पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन, तो ये डाइजेशन का एक पार्ट है। उसके बाद असिमिलेशन, जब वो सारे यूज होते हैं बॉडी में, और उसके बाद इंजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल हो जाता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एक सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड जो यहाँ माउथ में स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फिर लीवर और पैंक्रियाज जो और जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस। तो ये सब मोड ऑफ फीडिंग वेरी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो ये न्यूट्रिशनल एनिमल्स की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब ये सब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कैसे हम खाना ले रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, और उसका यूटिलाइजेशन एनर्जी कैसे बन रही है, वो सब न्यूट्रिशनल एनिमल्स में इंक्लूडेड होते हैं। फिर आते हैं रूमिनेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं जो ग्रेस करते हैं, और ये अमीबा भी उसके बाद एक और पार्ट है। अमीबा फूड इंजेशन करता है सूडोपोडिया के थ्रू। इजेशन भी और बाकी सब फूड वैक्यूल में होता है। इजेशन में फूड वैक्यूल और सूडोपोडिया दोनों हेल्प करते हैं। तो हमने स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रूमिनेंट्स और अमीबा, इन सब की डाइजेशन हमने इस चैप्टर में देखी। और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है, उसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये पार्ट 2 भी पसंद आया होगा, और अगर आपने पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।